जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 15 फरवरी को दोस्तों दो एडिटोरियल्स मुझे रेलेवेंट लगे, एक हिंदू में से और एक इंडियन एक्सप्रेस में से, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ये इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड है, रिटन बाय सी राजा मोहन, द न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी। और एक एडिटोरियल द हिंदू में से हमने आज डिस्कस करना है, ये अगेन सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी कि जो GS2 का टॉपिक आता है आपका, उससे पर्टिनेंट है, इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी। तो दोस्तों दोनों ही एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप अपने इनर्शिया से नहीं निकलेंगे तो आप अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब द बेस्ट वे टू ओवरकम योर फियर इज कि आप प्रैक्टिस करिए, आप करिए कमेंट सेक्शन में जो भी आपको ठीक लगता है वो लिखिए, जो भी आपको बात समझ आ रही है वो 150 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 70 शब्दों में लिखना है, आप लिखिए, खुली आजादी है। उसका हम फीडबैक देंगे, आपको उसको इवैल्यूएट करेंगे, बेशक 10 घंटे बात करें, 24 घंटे बात करें, बट आपको आपके कमेंट पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। पर्पस क्या है? पर्पस है कि सिर्फ बैठ के वीडियो देख के PDF उठा के नहीं भाग जाना, हमने पार्टिसिपेट करना है। ये जो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स है ना दोस्तों, मैं बार बार कहता रहता हूं कि 2-3 महीने के बाद आप देखना कि आपकी जो आंसर राइटिंग एबिलिटी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। क्योंकि हम आंसर राइटिंग एबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो यहां पे एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। तो प्लीज अभी PDF डाउनलोड करके मत भाग जाना, पहले पूरी इंफॉर्मेशन सुन लेना। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि आप सबने काफी कमेंट करा कि एक कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाइए कि भी हमने आंसर राइटिंग हम इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, कोई फीडबैक चाहते हैं। चलो यूट्यूब में तो हम इसको एंगेजिंग बना रहे हैं, यूट्यूब पे तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव 24 डेज UPSC का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, कंडक्टेड बाय कावल सर। अब इसमें क्या रहेगा, देखिए हर महीने बैचेस चलेंगे इसमें, हर महीने 20, ये जो UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, एवरी मंथ इसके बैचेस रहेंगे। अभी जो नया बैच है वो 21 फरवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, रोज आपको एक क्वेश्चन, इसमें देखिए लाइव डिस्कशन होगा सारा का सारा, रोज एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसका मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपने आंसर लिखा है उस पर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा। कुछ की फीचर्स इस कोर्स के मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल इसमें लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन है, प्री रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन है। तो चाहे वो डिस्कशन 1 घंटे जाए, 2 घंटे जाए, कोई बात नहीं, कबल सर आपके सारे डाउट्स इसमें सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएशन जो होगा आंसर्स का वो विद इन 2 डेज हो जाएगा, विद इन 48 आवर्स आपको इसका इवैल्यूएशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस कोर्स में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बाय कावल सर। इसमें 24/7 सपोर्ट रहेगी, तो चाहे रात के 2 बजे आप मैसेज ड्रॉप करिए, चाहे दोपहर के 2 बजे मैसेज ड्रॉप करिए, कभी भी आप रीच आउट करना चाहेंगे कावल सर को, ही विल बी अवेलेबल फॉर यू। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, फीडबैक मिलेगा। देखिए अब जो बच्चे इस साल कॉन्फिडेंट हैं, देखिए मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने 2 या 3 बार प्रीलिम्स दिया हुआ है, प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इस बार हम मेंस लिख लेंगे, हम प्रीलिम्स अपना निकाल के मेंस में जरूर बैठेंगे। तो दोस्तों आप अगर जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पे, तो वो ये क्रैश कोर्स अभी अवेल कर सकते हैं। तो 21 फेब से ये शुरू होगा, हर महीने चलेगा ये कोर्स, इट विल बी एवरी मंथ। तो अब खास करके जिन बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, वो बच्चे तो जरूर इस कोर्स को लें। और अदरवाइज जिन बच्चों ने अगले साल पेपर देना है, 2023 में शायद अपना पहला अटेम्प्ट देना है या दूसरा अटेम्प्ट देना है, तो वो भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इसमें सब चीज का सोल्यूशन मिलेगा, आपने जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, इवैल्यूएशन मिलेगा। तो और इसकी जो कीमत है इज ओनली 3000 रुपीज, तो ज्यादा इतना एक्सपेंसिव कोर्स भी नहीं है। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी करिए, इसमें एनरोल करिए। खास करके अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके आंसर्स को एक ऑनेस्ट फीडबैक मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर्स के ऊपर एक अच्छी वैल्यूएशन हो, आपको पता लग सके कि आप कहां पे खड़े हैं। देखिए अंत में आपके 140 नंबर भी आ जाए प्रीलिम्स में, कोई तीर नहीं मार लोगे आप। आपको मेन अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर आपने अपना ड्रीम पूरा करना है, तो उसके लिए आपको मेंस लिखना ही पड़ेगा। और इस करके ये कोर्स इस तरह के बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। खास करके अभी तो मेंस का चलो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि प्रीलिम्स क्लियर कर लूं उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करनी शुरू करूंगा। तो ये कोर्सेज को आप जरूर अवेल करिए। तो अगर हम टेस्टिमोनियल्स की बात करें, तो कुछ दोस्त हैं हमारे जिन्होंने फीडबैक दिया इस कोर्स के बारे में, इनकी फीडबैक्स को भी पढ़ सकते हैं। ये काफी समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आप इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, इनकी जो फीडबैक है वो भी पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ सूचना थी। अब हम अपनी एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। नाउ पहला आर्टिकल, द न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी, रिटन बाय सी राजा मोहन।
देखिए दोस्तों, अब यहां पे क्या बात हो रही है, देखिए लुक ईस्ट की बात करें, लुक ईस्ट पॉलिसी तो नरसिम्हा राव ने अनाउंस करी थी 1991 में, है ना। उसके बाद 2014 में आए, 2014 में मोदी जी आए तो लुक ईस्ट को बात करी कि एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट माने कि हम कैसे अपनी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ बढ़ा सकते हैं। अब मोदी जी 2014 में जब आए तो उन्होंने एक्ट ईस्ट की बात करी, तो एक्ट ईस्ट में उन्होंने कहा कि कैसे हम अपने जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं और ज्यादा डीपन कर सकते हैं और इफेक्टिव पीपल टू पीपल रिलेशंस कैसे ज्यादा हम बना सकते हैं विद द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एंड द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है, इस आर्टिकल में लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का जो रेलेवेंस है वो इंडो पैसिफिक के कंटेक्स्ट में किया जा रहा है। देखिए इंडो पैसिफिक तो आज के टाइम में बहुत चर्चा में रह रहा है। अब हम देखिए, हम क्वाड की बात करें, ऑकस की बात करें, तो सारी ये टेंशन, चाहे यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ठीक है, अगर हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, नाउ दिस हैज बिकम अ वेरी कंटेस्टेड रीजन। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर बात करें अमेरिका की भी, तो अमेरिका जैसे आप जानते हैं कि अपने आप को जब अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तब से अमेरिका की जो एनर्जीज हैं वो ज्यादातर इंडो पैसिफिक में ही फोकस्ड हैं। अगर इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो दो स्ट्रैटेजी, जो इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, दैट इज ऑन दैट वर्क्स ऑन टू लेग्स। नंबर वन, कि कैसे हम अपनी जो एंगेजमेंट है विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन और बढ़ा सकते हैं इंडिविजुअली विद द कंट्रीज, और दूसरी बात, कैसे हम विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन अलायंसेस बना सकते हैं विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। खास करके जैसे हम क्वाड की बात करें, ठीक है, तो लाइक माइंडेड नेशंस में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, तो इस तरह का अलायंस आ जाता है क्वाड के नाम से। अब जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि एस जयशंकर अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनका पहला विजिट है टू ऑस्ट्रेलिया एज अ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, तो क्वाड को लेकर भी बहुत बात करी जा रही है, ठीक है। ऑल्दो क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑकस इज अ मिलिट्री अलायंस, ये बात हम बार बार कहते रहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन क्वाड में मिलिट्री रिलेटेड कोई बात करते नहीं है। करी जा सकती है बट लोग डरते हैं क्वाड में कोई मिलिट्री रिलेटेड बात करने के लिए, कोई डिफेंस एग्रीमेंट के रिलेटेड बात करने के लिए। तो बातें क्वाड में क्या होती हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, नेट जीरो की बात करें, ठीक है। लेकिन ऐसे काफी काफी इंटरनेशनल अफेयर्स कमेंटेटर्स ने ये बात कही है कि क्वाड के अंदर भी कुछ अगर डिफेंस रिलेटेड बातें हो सकती हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट बहरहाल अगर हम बात करें इंडिया की स्ट्रैटेजी की इन द इंडो पैसिफिक रीजन, नाउ दैट मीट्स आवर परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो स्ट्रैटेजी है दैट इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद आवर परस्यूट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो कोलिशंस हो, अलायंसेस हो, ये हमारे लिए बहुत इंपेरेटिव है। अमेरिका के फोकस की बात करें, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अमेरिका का ध्यान अब अफगानिस्तान से, इराक से, सेंट्रल एशिया से उठ के इंडो पैसिफिक में जा चुका है। अब देखिए अमेरिका तो बहुत बड़ा फैन है कोलिशंस बनाने का, अलायंसेस बनाने का, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्री टू द वाइड स्प्रेड परसेप्शन इन दिल्ली दैट वॉशिंगटन इज ट्राइंग टू इंट्रैप इंडिया इनटू एन अलायंस। देखिए अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो सकता है अगर इंडिया अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा इंबेडेड हो जाएगा। अब जैसे क्वाड की बात आ जाती है तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, इंडिया और अमेरिका आज के टाइम में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसमें हम वी कांट डिनाई दैट, मच बेटर जितना आज से 10-15 साल पहले थे। लेकिन ये कहना कि सिर्फ हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देंगे बिकॉज अमेरिका हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो बात सही नहीं है। एट द सेम टाइम हमारे रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ भी हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पास ये लिबर्टी भी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका हम विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन भी और लाइक माइंडेड नेशंस के साथ अलायंसेस बना सकते हैं, चाहे वो कल को रशिया के साथ ही क्यों ना बनाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यूएस ये कह रहा है कि देखो हम यहां पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है दैट देखो हम तो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज की तलाश में है विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन। हमको यहां पे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी कि बहुत सारे देशों को हम एक ब्लॉक बनाएं, कैसे हम चाइना को ब्लॉक बना के कैसे हम चाइना के राइस को कंटेन कर सके, तो वो बात यहां पे नहीं हो रही है। नाउ यूएस इज लुकिंग एट पार्टनर्स एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज, केस एग्जांपल बीइंग ऑकस, केस एन एग्जांपल बीइंग क्वाड, ठीक है। तो ऑकस जैसे कि आपको बताया कोई मिलिट्री अलायंस है, क्वाड में मिलिट्री रिलेटेड कोई बातें नहीं होती है। और यहां पे अमेरिका, देखिए अब अमेरिका सिक्योरिटी रिलेटेड बातें तो इंडिया के साथ नहीं कर रहा इन दी इंडो पैसिफिक, लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि देखिए जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक है ना, जो सिक्योर, पीसफुल, प्रॉस्परस, फ्री एंड ओपन नेविगेशन राइट्स अपहोल्ड हो सके इंडो पैसिफिक में, वो अकेला मैं तो नहीं कर पाऊंगा, यानी कि अमेरिका कह रहा है अकेला मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को साथ में उसके लिए अलायंसेस बनाने बहुत जरूरी है। तो अमेरिका इंडिया के ऊपर बहुत हेवीली बेट कर रहा है कि अगर इंडिया अपना पोटेंशियल दिखा सकता है इंडो पैसिफिक में, तो अमेरिका तो बहुत सालों से कहता है कि इंडिया हमारा पिवट है टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन। तो अगर इंडिया यहां पे स्टेबल रहता है, अगर इंडिया का जो स्टेचर है राइज करता है विद इन द इंडो पैसिफिक, और अगर इंडिया गारंटी कर सकता है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो अमेरिका इस बात से बहुत खुश रहेगा। नाउ दिस विल बी सर्विंग अमेरिकन रीजनल इंटरेस्ट इफ इंडिया कैन इंक्रीज इट्स स्टेचर विज़-अ-वी चाइना।
रीजनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की बात करें, देखिए अब हमारा एम्फेसिस किस पे है, आत्मनिर्भर भारत पे है, सेल्फ रिलायंस पे है। बहुत सालों से हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को इतना बूस्ट नहीं दे पाए। तो पैंडेमिक के दौरान मई 2020 में 12 मई 2020 को ये स्कीम लॉन्च करी गई। अब ऐसे कई देशों को इस बात का ना थोड़ा डर लगने लगा कि इंडिया कहीं प्रोटेक्शनिस्ट तो नहीं हो रहा, कि अब जैसे कि हम अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज की, तो इंडिया कहीं इन्वर्ट तो नहीं हो रहा। तो इंडिया ने बहुत बात क्लियर करी है कि देखो हम इन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, हम प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम तो सीधी सी बात है, हम तो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर रिलेटेड हो, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी जो डिपेंडेंस है विज़ावी ऑन इंपोर्ट, चाहे हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम चाइना से कर रहे हैं, चाहे हम अमेरिका से कर रहे हैं, वो डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं। तो इसके चलते अब इंडिया कोई बहुत मेजर ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया वॉकड आउट फ्रॉम द चाइना लेड RCEP, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इंडिया बैक्ड आउट इन 2019, सेइंग दैट कि भी हमको इस बात की चिंता है कि जो हमारे रीजनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे माइट एंड अप लूजिंग ऑन द लेवरेज अगर हम RCEP ज्वाइन करते हैं। तो चलो ये चाइना के कंसर्न्स के कारण, चाइना के जो हेवीली जो चाइना अपने जो गुड्स हैं, सामान है जो बहुत ज्यादा डंप करता है खास करके इंडिया में, उसके चलते इंडिया को भी इस बात का बहुत कंसर्न था कि हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत वल्नरेबल है, अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। तो अगर हम किसी किस्म का कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजनल ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन कर लें, खास करके जहां पे चाइना हो, तो शायद वहां पे हमारा लेवरेज कम हो सकता है। लेकिन इंडिया इस बात को लेके बहुत क्लियर है कि देखो हम इंडिविजुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके परस्यू कर रहे हैं। तो चाहे वो बात हो UAE के साथ, चाहे वो बात हो इजराइल के साथ, चाहे वो बात हो यूके के साथ, या अगर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात करें, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं, तो अभी एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, जिसको हम प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट कहते हैं। तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया के साइन करा गया। लेकिन अब यहां पे जो स्केप्टिक्स हैं, यानी कि जो इस बात को लेके थोड़ा वरिड हैं कि चलो इंडिया एक तरफ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातें कर रहा है इन सब देशों के साथ, लेकिन जब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन होता, तब तक ये सब बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उनके साथ भी हम बहुत जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके। उसके साथ भी हमारा जो स्टेचर है इंडो पैसिफिक में और इंक्रीज करेगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट है अमेरिका के अलावा दर्जन और देशों का है, तो यहां पे यूरोपियन यूनियन के देश भी आ जाते हैं। इस करके हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन विल बी वेरी गुड फॉर इंप्रूविंग आवर स्टेचर इन दिस रीजन। नाउ मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करें, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के चलते हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो भी डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। अगर हम इंडिजिनस इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट यहां पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए। दैट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। नाउ अभी पिछले महीने इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया था विच वाज वर्थ $375 मिलियन विद फिलीपींस। किस चीज का अग्रीमेंट था? सप्लाइंग ऑफ 3 मिसाइल बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस। अब क्या इससे, अब फिलीपींस तो चाइना का भी अच्छा दोस्त है, तो क्या इससे इंडिया अगर सप्लाई कर रहा है कोई डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, अगर इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रहा है फिलीपींस को, तो क्या इससे चाइना और फिलीपींस के बीच में दरार पड़ सकती है? तो दिस माइट नॉट अपसेट रिलेशंस, लेकिन चाइना और फिलीपींस के बीच में दरार नहीं पड़ेगी। फिलीपींस भी इंडिपेंडेंट है, वो जिस मर्जी देश के साथ चाहे वो अपने रिलेशंस परस्यू कर सकता है। लेकिन यहां पे एक रास्ता हमारे लिए खुलता है कि कैसे हम अपनी इंगेजमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन, खास करके जब हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी दी गई है कि हम कैसे अपने आप को प्रूव कर सके एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। और ये जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेबिलिटी है, दैट इज ऑल्सो इन सिंक्रोनाइजेशन विद अमेरिकाज एम्फोसिस ऑन को प्रोड्यूसिंग की टेक्नोलॉजीज। अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ मैं ही टेक्नोलॉजीज नहीं बनाऊंगा, अमेरिका ये कह रहा है कि मेरे को लाइक माइंडेड देशों की जरूरत है, कि भाई आप सिर्फ मेरे ऊपर मत छोड़ो कि सिर्फ मेरी बदौलत है कि यहां पे इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, लोगों की नेविगेशन राइट्स अपहोल्ड हो, ठीक है, चाइना के राइट्स को कंटेन करना। तो अमेरिका कह रहा है कि मेरे को साथ में बाकी देशों की भी सहायता की जरूरत है। तो ये जो स्ट्रैटेजी इंडिया की है मिलिट्री डिप्लोमेसी को बढ़ाने की, दैट इज इन वेरी मच इन सिंक्रोनाइजेशन विद अमेरिकाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एज वेल। क्वेश्चन क्या बनता है? इंडिया नीड्स मोर एक्टिव कोलैबोरेशन बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स अलायंसेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। दिस नॉट ओनली कॉम्प्लीमेंट्स यूएसए's विजन इन इंडो पैसिफिक बट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एज वेल। इसको कमेंट करिए 250 शब्दों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं।
चलिए अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल आज का, क्योंकि दो ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे। तो ये द हिंदू में आया है, इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी। देखिए कंटेक्स्ट की बात करें तो वही देखिए बहुत टाइम से बात चलते आ रही है, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स करे हैं, जो प्रपोजल अब ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं जो आपके आईएएस रूल्स में है, ठीक है, जो आईएएस रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स रूल में जो है 1954, जिसमें बात करी जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, कि यहां पे डेपुटेशन पे आईएएस ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स को अब ये कह रही है कि भाई आपको अब भेजने पड़ेंगे आईएएस ऑफिसर्स। अगर देखिए आमतौर पे तो मैंने बात पहले भी डिस्कस करी कि आईएएस ऑफिसर्स की मर्जी है कि भाई वो अपने सर्विस के बाद 9-10 साल की सर्विस के बाद अगर वो जाना चाहें डेपुटेशन पे तो वो जा सकते हैं, तो यहां पे उनकी मर्जी जरूरी होनी चाहिए। लेकिन अब धक्के से उनको कहो कि भाई हमारे पास शॉर्टेज हो रही है तो आप हमको ऑफिसर्स भेजिए ना। अगेन हम एक फेडरल, चलो हम कंप्लीटली फेडरल तो नहीं है लेकिन हम क्वाजी फेडरल तो है, तो अब यहाँ पे स्टेट्स भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने बहुत अच्छे होनहार ऑफिसर्स को ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेंसस बनना बहुत जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रजामंदी बहुत जरूरी है, ऑफिसर्स की भी रजामंदी बहुत जरूरी है। तो जो अभी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स करी थी, ये अब इसको लेके बहुत मुद्दा चल रहा है सेंटर स्टेट्स के बीच में, खास करके बात करें वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की ना। अब तो इनके साथ काफी अभी सरकार की लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार की। पहले कारण तो समझें कि क्या कारण है ऑफ द शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन द सेंटर। देखिए पहली बात तो रिक्रूटमेंट में बहुत रिडक्शन किया गया है, खास करके पिछले 20-25 सालों में। तो अब देखिए जब से लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये मानना कि भाई अब एलपीजी के बाद ज्यादातर जो रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का होगा, पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो ये मिसगाइडेड नोशन है, ठीक है, कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम हो गया है या कम हो जाएगा कि जितना प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। तो इस करके यहां पर यह सुझाव दिया गया कि भाई हमको जो रिक्रूटमेंट है, अब वो रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज आईएएस ऑफिसर्स की वो बढ़ानी चाहिए, ठीक है। एज ऑफ जनवरी 1, 2021 शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स एट द ऑल इंडिया लेवल वाज 23%। देखिए एस्पिरेशन तो कितनों की है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, कितने लाखों लोग एग्जाम देते हैं। तो अब यहां पे जो सुझाव दिया गया है कि भाई आप जो वैकेंसीज हैं आईएएस ऑफिसर्स की वो भी बढ़ाइए, कि 70-80 वैकेंसी निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप कम से कम हर साल 200-250 वैकेंसीज आईएएस की निकालिए। अच्छा, उसके बाद नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, देखिए अब देखिए आज के टाइम पे तो अब देखिए जो आप अगर आप चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, तो आप अपने स्टेट्स के भी सिविल सर्विस एग्जाम देंगे, तो ज्यादा फर्क तो नहीं है सिलेबस में, क्वेश्चन पूछने के तरीकों में फर्क हो सकता है, लेकिन आपको उसमें भी वही 4 किताबें पढ़नी है, वही आपको पॉलिटी पढ़नी है, वही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, वही आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वही आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। तो अब इतना, और देखिए कॉम्पिटिशन भी बहुत होता है स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी, तो अब इतना अगर कॉम्पिटिशन स्टेट पीसीएस में भी है, तो जो बच्चा अगर स्टेट पीसीएस क्लियर करके भी पीसीएस बन रहा है और कल को 10-15 साल बाद वो आईएएस प्रमोट हो रहा है, तो टैलेंट की कमी तो उसमें भी नहीं है, दिमाग तो उसमें भी है। तो केंद्र सरकार यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही है पीसीएस ऑफिसर्स को भी, या जो पीसीएस से प्रमोट हुए हैं आईएएस और आईपीएस, उनको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रही है। तो यहां पे ये सुझाव दिया गया है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि जो ऑफिसर्स हैं, खास करके जो प्रमोट हो चुके हैं एज आईएएस ऑफिसर्स या जो सीनियर पोजीशन पे एज पीसीएस ऑफिसर्स आल्सो किसी भी स्टेट में, नाउ दे शुड वर्क एटलीस्ट फॉर 2 years ऑन सेंट्रल डेपुटेशन एज डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट टू द आईएएस। तो अगर मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में आपने लेट्स से हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया है, तो कल को आप 40 साल की उम्र में अगर आप आईएएस बन जाते हैं, तो भी आपके पास 20 साल की तो सर्विस और पड़ी है ना। तो अगर 20 साल की सर्विस आपके पास और पड़ी है, तो आप अगर 2 साल अगर आप वहां पे डेपुटेशन में भी चले जाते हैं, तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो यहां पे ये सुझाव दिया गया है कि इस तरह के जो स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया जाना चाहिए, अगर आपके पास आईएएस ऑफिसर्स का क्रंच चल रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में। सजेशंस की बात करें, नाउ इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर डायरेक्टली रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर्स टू सर्व एटलीस्ट 3 years ऑन सेंट्रल डेपुटेशन बिटवीन, तो यहां पे विंडो थोड़ी वाइड कर दी है, बिटवीन 9 and 25 years ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी आज रिक्रूटमेंट हुई है, आप 2020 में आईएएस ऑफिसर बने हैं, तो 2029 के बाद आफ्टर 9 years ऑफ आपकी कंप्लीशन ऑफ सर्विस आप चाहें तो उसके बाद कंसिडर कर सकते हैं कि आप अगर डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। उनकी जो प्रमोशन है, अगेन ये सुझाव दिए गए हैं, सुझाव की बात करी जा रही है, उनकी जो प्रमोशन है टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्रेड, नाउ इन द स्टेट कैटेगरी आमतौर पे वो 25 साल की सर्विस के बाद होती है कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं ना। अगर आपने किसी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोट करना है जब उसकी 25 साल की सर्विस पूरी होने को आ गई है, तो क्यों ना उससे पहले आप उसकी मैंडेटरी सेंट्रल डेपुटेशन कर दीजिए। यानी कि अगर उसके 23 साल हो चुके हैं सर्विस के, 2 साल वो सेंट्रल डेपुटेशन पे चले जाए, उसके बाद आके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने स्टेट में बन सकता है। तो यहाँ पे ये बात सजेस्ट करी गई है। और ये जो विंडो बढ़ाई गई है कि पहले यहाँ पे सजेशन था 9 से 16 साल का, अब सजेशन है 9 से 25 साल ऑफ सर्विस का, कि जिसने भी 9 से लेके 25 साल की सर्विस
कंप्लीट करिए वो सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जा सकता है। तो ये जो वाइडर विंडो है ना, दैट विल गिव द ऑप्शन टू द आईएएस ऑफिसर कि भाई वो अपनी मर्जी से विद इन दिस पीरियड ऑफ सर्विस वो अपनी मर्जी के हिसाब से सेंट्रल डेपुटेशन पे जा सकते हैं। और अगर धक्के से ये अमेंडमेंट्स अगर आ जाती हैं, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स अगर धक्के से आ भी जाती हैं इनटू फोर्स, तो देखिए यहां पे इस बात का भी फियर है कि जो स्टेट्स हैं नाउ दे कैन ट्राई टू मैनिपुलेट, नाउ स्टेट्स कैन स्कटल द सेंट्रल डेपुटेशंस बाय गिविंग एडवर्स परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स। ठीक है, क्योंकि स्टेट्स की भी कोशिश रहती है कि कैसे अपने जो होनहार ऑफिसर्स हैं उनको अपने पास रिटेन करके रख सकें। अब आप धक्के से किसी भी स्टेट को कहेंगे, खास करके अगर वहां पे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उस स्टेट में, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर अब वहां पे बीच में पिसेगा कौन? वो तो बेचारा जो ईमानदार आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है वही पिसेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि मेरे को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कहेगा कि मैं रिलीज नहीं करूंगा उसको, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर बाद में उसकी रिपोर्ट कोई बुरी बना देगी, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे उसके अगेंस्ट कोई पुलिस इंक्वायरी बिठा देगी। तो यहां पे किसका नुकसान हो रहा है? ठीक है, आफ्टर ऑल आईएएस की जो सर्विस है उसमें बहुत प्राइड, उसमें बहुत ग्लोरी की बात आती है। अगर इस तरह का माहौल बनता रहा तो आईएएस विल लूज इट्स शीन। चलिए, परसुएशन सक्सीड्स वेयर फोर्स फेल्स। हमने कल भी बात करी थी कि देखिए अगर कोई मुद्दा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं निकलने वाला, आपको बैठ के समझौता करना चाहिए, नेगोशिएशन करनी चाहिए। तो यहां पे मौका है अपनी लीडरशिप एबिलिटी दिखाने का, यहां पे मौका है स्टेट्समैनशिप दिखाने का। ऐसे धक्के से आप जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स रिस्पेक्ट द फैक्ट कि वी आर अ क्वाजी फेडरल कंट्री, सो लेट्स नॉट ट्राई टू एनफोर्स एनी रूल्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टेट गवर्नमेंट्स के व्यूज क्या हैं, ताकि इसको बहुत एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है? Why is there a shortage of IAS officers in the central government? In context of the conflicts between the center and states over proposed amendments in IAS rules 1954, कुछ सुझाव आप सजेस्ट करिए, आप सजेस्ट अ पाथ फॉरवर्ड टू रिकंसाइल द कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स क्यों है, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि आप क्या सुझाव देंगे कि कैसे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 2 एडिटोरियल्स आज के। दोस्तों बाकी आप कमेंट करते रहिए कमेंट सेक्शन में। आप YouTube पे एडिटोरियल्स का जो कमेंट अभी तक आप कमेंट सेक्शन में करते रहिए। अभी अगर लेकिन आप अगर मेंस आंसर राइटिंग से, अगर जो आपके साथ मैंने अभी शुरू में शेयर किया था, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने आपको जो स्लाइड आपके साथ शुरू में शेयर करी थी, तो इसके रिगार्डिंग आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाके विजिट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस पूरे कोर्स की जो कॉस्ट रहेगी वो 3000 रुपए रहेगी। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।